एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। काफी चीजें हमने कवर करी। जेनेटिक डिसऑर्डर्स को हमने शुरू किया था, जिसमें हमने पेडिग्री एनालिसिस पढ़ा था, जहां हमने देखा कि ह्यूमंस में हम डिसऑर्डर्स की इनहेरिटेंस कैसे स्टडी कर सकते हैं। लेकिन भाई डिसऑर्डर्स है क्या, कहाँ से आ रहे हैं, कौन से डिसऑर्डर्स हैं, कौन सी डिजीजेस कॉज हो रही है म्यूटेशन होने से या कोई भी ऑल्टरेशन होने से। ठीक है, सो ओपन अप योर एनसीईआरटीज, मार्क पेज नंबर 73, यू विल सी मेंडेलियन डिसऑर्डर्स देयर। मैंने लिया है इस स्लाइड में मेंडेलियन डिसऑर्डर्स की वीडियो, जस्ट टू क्लासिफाई एंड अंडरस्टैंड कि हम आगे पढ़ेंगे क्या। सो ब्रॉडली जो हमारे जेनेटिक डिसऑर्डर्स हैं वो दो कैटेगरीज में क्लासिफाई हुए मेंडेलियन एंड क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स। ठीक है, क्योंकि इनहेरिटेंस में हमने दो ही थ्योरीज मेन पढ़ी, मेंडल की थ्योरी और फिर क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, जो मॉर्गन ने और उसकी टीम ने आगे जाके स्टडी की थी। तो उसी बेसिस पे हमने कुछ डिसऑर्डर्स डिस्कवर किए। आइए एक बार देखते हैं कि क्या है इसकी इंट्रोडक्शन में। मेंडेलियन डिसऑर्डर्स आर मेनली डिटरमाइंड बाय ऑल्टरेशन और म्यूटेशन ऑफ द सिंगल जीन। जो हमने म्यूटेशंस पढ़ी कि किसी भी जीन का कोई बेस पेयर, कोई जो डीएनए का बेस पेयर अगर चेंज हो रहा है तो वही तो जीन का सेगमेंट है, तो दैट इज रिजल्टिंग इन ऑल्टरेशन ऑफ जीन कॉजिंग एनी टाइप ऑफ डिसऑर्डर। These disorders are transmitted to the offspring on the same lines as we have studied the principles of inheritance. इसे मेंडल का नाम इसलिए दिया गया क्योंकि ये जो ट्रेड, जो डिसऑर्डर्स पास हो रहे थे, ये उसी लाइंस पे पास हो रहे हैं जिस लाइंस पे हमने इनहेरिटेंस स्टडी किया। हमने प्रिंसिपल्स एंड उसके लॉज पढ़े, वही सेम पैटर्न ये डिसऑर्डर्स भी इनहेरिट होते हुए फॉलो कर रहे थे। सो दस वी नेम देम एज मेंडेलियन डिसऑर्डर्स। द पैटर्न of such Mendelian disorders can be traced in a family by with the help of pedigree analysis। और हमने पढ़ा कैसे ओवर जनरेशन, पेडिग्री एनालिसिस से, वो फैमिली ट्री से, जहां से हम डिस्कवर कर पाए कि ये कैसे इनहेरिट हो रहा है। ओके, मोस्ट कॉमन एंड प्रेवलेंट मेंडेलियन डिसऑर्डर्स कौन कौन से हैं? हीमोफीलिया, सिस्टिक फाइब्रोसिस, सिकल सेल अनीमिया, कलर ब्लाइंडनेस, फिनाइल कीटोन्यूरिया, थैलेसीमिया। अभी ये कौन कौन से डिसऑर्डर्स हैं, इनमें क्या क्या होता है, ये हम वन बाय वन करके पढ़ेंगे। लेकिन फिलहाल वो आपको ये समझाना चाह रहे हैं कि ये सबसे ज्यादा कॉमन मेंडेलियन डिसऑर्डर्स हैं जो सेम लाइन पे इनहेरिट होते हैं, जैसे हमने प्रिंसिपल एंड लॉज ऑफ इनहेरिटेंस पढ़े थे। ठीक है जी, सो ऐसे करके काफी डिसऑर्डर्स भी इनहेरिटेंस पढ़ते पढ़ते डिस्कवर हुए, which are passed over generations. It is important to mention here that such Mendelian disorders can be dominant, can be recessive. हो सकता है कि कुछ disorders ऐसे हैं जो express होंगे ही होंगे। Say for example, मैं एक example लेती हूँ यार। You must have heard about the disorder thalassemia. How many of you must have heard? ठीक है, हमारे आसपास भी many people are there who are thalassemia. तो थैलेसीमिया का क्या इशू होता है ना यार, सिर्फ दे फॉर एग्जांपल देयर इज अ मेल, है ना, व्हिच इज क्रॉसिंग विद द फीमेल। अब हो सकता है कि थैलेसीमिया की जीन इसके पास हो और इसके पास ना हो। करेक्ट, से अगर फॉर एग्जांपल आई एम मार्किंग द अलील एज आई, दोनों के केस में, ठीक है, अगर थैलेसीमिया की जीन है सो आई एम पुटिंग इट एज कैपिटल टी, अगर नहीं है तो आई एम पुटिंग इट एज स्मॉल टी। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे फीमेल के पास कैपिटल टी एंड स्मॉल टी, दोनों के पास माइनर फॉर्म्स में है। ठीक है, बट एक्सप्रेस नहीं हुआ, क्योंकि ये एक्सप्रेस कब होगा, जब ये रिसेसिव है, जब प्रॉपर वो होगी तभी एक्सप्रेस होगा। तो अब अगर ये क्रॉस होकर दोनों टीटी साथ में आ गए तो उस केस में हमें थैलेसीमिया ऑब्जर्व, मतलब कहने का मेरा ये है कि थैलेसीमिया के पेशेंट्स अगर माइनर है, दोनों मेल भी और फीमेल भी, तो देयर इज अ चांस कि जो ऑफस्प्रिंग वो प्रोड्यूस करेंगे दैट कैन बी मेजरली थैलेसीमिक, मतलब उसमें दोनों जीन्स थैलेसीमिया की आ जाए। ठीक है, अब थैलेसीमिया की जीन ऐसी होती है जो एक्सप्रेस तभी करेगी जब दोनों तरफ से आए, सिंगल एक में एक्सप्रेस नहीं करती। ठीक है, पर अगर एक पार्टनर में थैलेसीमिक जीन है, वो भी माइनर फॉर्म में, और दूसरे पार्टनर में वो नहीं है, इट्स नॉट प्रेजेंट, तो द ऑफस्प्रिंग वुड बी नॉट एट ऑल थैलेसीमिक, क्योंकि दूसरे पार्टनर से तो कोई थैलेसीमिक जीन आई ही नहीं ना। बेशक एक पेरेंट मेजर थैलेसीमिक भी होगा तो भी द ऑफस्प्रिंग वुड नॉट बी थैलेसीमिक। तो इसीलिए ये कुछ ट्रेट्स थे जो हम ओवर जनरेशंस पढ़ पाए पेडिग्री एनालिसिस से, एंड दे कुड बी डोमिनेंट, दे कुड बी रिसेसिव डिपेंडिंग अपॉन देयर एक्सप्रेशन। ठीक है जी, by pedigree analysis one can easily understand whether the trait in question is dominant or recessive, क्योंकि अगर वो
डोमिनेंटली अपने आप को एक्सप्रेस कर पा रहा है, दैट्स डोमिनेंट. इफ वी आर नॉट सीइंग इन एनी इंडिविजुअल, इट इज ऑब्वियसली a recessive. Similarly, the trait may also be linked to the sex chromosome as in case of hemophilia. इससे पहले हमने sex linked का केस पढ़ा था ड्रोसोफिला में, जब हम व्हाइट आइड मेल पढ़ रहे थे, राइट. ऐसी ह्यूमंस में एक डिजीज है हीमोफीलिया विच इज सेक्स लिंक्ड, वो पास ही सेक्स क्रोमोसोम्स के साथ होती है. ठीक है जी. It is evident that the X-linked recessive trait shows transmission from carrier female to male progeny. क्योंकि वो रिसेसिव था, सिंस इट वाज रिसेसिव तो वो फीमेल में कैरियर था, है ना. लेकिन अगर उस फीमेल से आगे मेल प्रोड्यूस हुआ है तो हो सकता है कि उसमें वो एज अ कैरियर पास ऑन हुआ हो. एक्सप्रेस तो वो तभी होगा अगर मेल भी कैरियर हुआ जो उसके साथ फ्यूज करना है ना. A representative pedigree is shown for dominant and recessive trait. आप अपनी एनसीईआरटी में देखेंगे तो वो एक्सप्रेशन भी दिया हुआ है कि कैसे कोई चीज एक्सप्रेस होती है. सी autosomal dominant trait, for example myotonic dystrophy, it's a disease known as myotonic dystrophy. तो अब उसमें देखो, ये हमने सिंबल किसके लिए यूज किया था, मेल के लिए. ये किसमें यूज किया था, फीमेल. अब फीमेल रेड है तो इसका मतलब फीमेल इज अफेक्टेड. तो when they mated and they give rise to specific individuals, तो वहां पे एक मेल अफेक्टेड आया है और एक फीमेल अफेक्टेड आई है. ठीक है, मे बी हो सकता है कि फीमेल से एक जीन आई हो और जो मेल था वो कैरियर था, तभी तो आगे इसमें एक्सप्रेस हो गया, राइट. सिमिलरली इसमें भी इसी तरीके से एक्सप्रेस हुआ. नाउ व्हेन दे फ्यूज्ड, द नॉर्मल वन फ्यूज्ड विद द नॉर्मल वन एंड दिस फ्यूज्ड विद द नॉर्मल वन, है ना. तो यहाँ पे क्योंकि दोनों नॉर्मल थे तो तीनों आगे ट्रेट्स उनके नॉर्मल एक्सप्रेस हुए. मे बी द ट्रेट माइट हैव बीन रिसेसिव, तो वो एक्सप्रेस ही नहीं हुआ. और यहाँ पे the individual one female achieved was the affected one, so this might be anyhow sex linked. ठीक है जी. then autosomal recessive trait sickle cell dominant, यहाँ पे सिकल सेल एनीमिया में देखिए रिसेसिव ट्रेट है ये जो पास हो रहा है. तो यहाँ पे दोनों इंडिविजुअल्स अफेक्टेड नहीं थे, तो दैट मीन्स ये रिसेसिव था. लेकिन आगे वो बच्चों में एक्सप्रेस हो गया क्योंकि वो फ्यूजन से प्ले में आ गया. ठीक है. देन यहाँ पे भी ये दोनों पेरेंट्स अफेक्टेड नहीं थे, लेकिन जो उनका प्रोडक्ट उनका ऑफस्प्रिंग मिला वहां पे वो अफेक्टेड शो हो गया. ठीक है, क्योंकि फ्यूज करते टाइम वो रिसेसिव ट्रेट आगे जनरेशन में एक्सप्रेस हो गया. जैसे हमने मेंडल में पढ़ा था कि F2 जनरेशन में वो रिसेसिव ट्रेट आके दिख गया, सिमिलरली यहाँ पे हुआ है. लेकिन इस केस में क्योंकि ट्रेट डोमिनेंट था तो वो हमें स्पेसिफिकली उनके बच्चों में दिखाई दिया. ठीक है जी. दैट इज ऑल अबाउट मेंडेलियन डिसऑर्डर्स की इंट्रोडक्शन. हम एक एक मेंडेलियन डिसऑर्डर, एक एक क्रोमोसोमल ऑर्डर डिसऑर्डर डिटेल में पढ़ेंगे. इस चैप्टर में काफी सारे डिसऑर्डर्स दिए हुए, इनफैक्ट जिनका हमने नाम लिया हीमोफीलिया, थैलेसीमिया, इन सबको हम डिटेल में स्टडी करेंगे इन द कमिंग अप लेक्चर्स. थैंक यू सो मच.